दिल्ली में भी अगर आप कांग्रेस के हिस्से में कुछ सीटें दे देती, ठीक है कांग्रेस को 0 सीटें आई, लेकिन अगर प्रतिशत के हिसाब से आप देखेंगे तो 6.2% वोट कांग्रेस लाई है। अगर ये 6.2% वोट और आपका वोट अगर जुटता तो 40 सीटों का अंतर है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से आप देखेंगे तो मात्र 2 या 3% का अंतर है, जिसमें आप हार गई और बीजेपी जीत गई। कि नहीं भाई, स्ट्राइक रेट की बात करते हैं तो लोकसभा में तो कांग्रेस ने अपना स्ट्राइक रेट दिखाया, कितनी सीटें दी थी उन कांग्रेस को, और वो 3 सीटें जीत गए। आप कितनी सीटों पर लड़े और आप 4 सीटें जीत पाए। तो अगर बिहार में दलित का कॉम्बिनेशन, मुस्लिम का कॉम्बिनेशन, पिछड़े का कॉम्बिनेशन बनता है और उसके साथ माई समीकरण जुड़ता है, तभी एक बड़ी ताकत बन पाएंगे। नमस्कार, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। दिल्ली चुनाव संपन्न होने के बाद काफ़ी सियासत हो रही है। वहीं बता दें कि बीजेपी का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रहा दिल्ली में। अब बिहार की बारी है। बिहार में अब कुछ ही महीने शेष बचे हैं चुनाव में। एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी की तरफ इशारा, यानी कांग्रेस की ओर इशारा करते हुए कहा कि हमारा गठबंधन जो है वो लोकसभा तक ही सीमित था, आगे का चुनाव जो है अब किस तरह से बिहार में महागठबंधन लड़ेगी, क्योंकि राहुल गांधी का 15 दिनों में 2 बार बिहार आना, क्या तेजस्वी यादव के साथ समझौता तो नहीं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार। सर, कैसे देख रहे हैं ये पूरी प्रक्रिया को, किस रूप में दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का परफॉर्मेंस दिल्ली में 0 रहा, अब बिहार की बारी है। बिहार में राहुल गांधी 15 दिनों में 2 बार आए, क्या तेजस्वी यादव के साथ समझौता तो नहीं है। देखिए, इसको 2 संदर्भ में समझने की ज़रूरत है। एक जो कल उमर अब्दुल्ला का बयान है कि अगर आपस में झगड़ा करेंगे, आपस में अगर आपका कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो फिर आप परिणाम नहीं दे पाएंगे। इसको हरियाणा चुनाव से समझने की ज़रूरत है। शायद हरियाणा में कांग्रेस आपके हिस्से में कुछ सीटें दे देती तो परिणाम कुछ और होता, लेकिन हुड्डा अड़े रहे और वहाँ पर स्थानीय नेतृत्व जो था वो राष्ट्रीय नेतृत्व पर कहीं ना कहीं हावी रहा। परिणाम क्या आया हरियाणा का सबको पता है। दिल्ली में भी अगर आप कांग्रेस के हिस्से में कुछ सीटें दे देती, ठीक है कांग्रेस को 0 सीटें आई, लेकिन अगर प्रतिशत के हिसाब से आप देखेंगे तो 6.2% वोट कांग्रेस लाई है। अगर ये 6.2% वोट और आपका वोट अगर जुटता तो 40 सीटों का अंतर है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से आप देखेंगे तो मात्र 2 या 3% का अंतर है, जिसमें आप हार गई और बीजेपी जीत गई। तो अगर बिहार में तेजस्वी जी, ठीक है सासाराम में बोल गए थे कि हाँ ये अलायंस तो मेरा केवल लोकसभा के लिए था, लेकिन विधानसभा में आपकी ज़मीन, बाई इलेक्शन में तो आपके जो समीकरण हैं वो दरके हैं। M22 समीकरण की बात कर रहे हैं, मुस्लिम भी दरके, यादव भी दरके, और ये बाई इलेक्शन से सीख लेनी चाहिए। तो कांग्रेस की एक अपनी ज़मीन तो है, और अभी भी कांग्रेस या आप को आप बहुत किनारे करके नहीं चल सकते। अगर 12 दलित सीटें थी वहाँ शेड्यूल कास्ट की, तो केवल 4 ही बीजेपी जीत पाई है, 8 आप जीत पाई है। तो अगर बिहार में दलित का कॉम्बिनेशन, मुस्लिम का कॉम्बिनेशन, पिछड़े का कॉम्बिनेशन बनता है और उसके साथ माई समीकरण जुड़ता है, तभी एक बड़ी ताकत बन पाएंगे। नहीं तो कांग्रेस को अगर आप अंडर एस्टिमेट करके किनारे कर देंगे तो दिल्ली का हश्र आपने देखा, हरियाणा का हश्र आपने देखा, फिर बिहार में भी परिणाम एनडीए के हिस्से में जाएगी। चूँकि एनडीए के साथ जो गठबंधन है वो इंटैक्ट है, वो चिराग पासवान हो, जीतनराम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जेडीयू हो, तो उनके पार्टनर तो इंटैक्ट हैं। आपकी भाषा बदल जाती है कि नहीं भाई। स्ट्राइक रेट की बात करते हैं तो लोकसभा में तो कांग्रेस ने अपना स्ट्राइक रेट दिखाया, कितनी सीटें दी थी उन कांग्रेस को, और वो 3 सीटें जीत गए। आप कितनी सीटों पर लड़े और आप 4 सीटें जीत पाए। तो स्ट्राइक रेट की बात अगर करते हैं कि विधानसभा में पुअर स्ट्राइक रेट रहा, लेकिन लोकसभा में तो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट अच्छा रहा। अगर कांग्रेस को तरजीह नहीं देंगे और कांग्रेस अगर अकेले चल ली, अकेले लड़ ली कि ठीक है परिणाम जो हो, दिल्ली के चुनाव के बारे में कहा जा रहा है ना कि कांग्रेस आधी खुशी आधा गम में है। इस बात की खुशी है कि चलो आपको तो हमने किनारे किया, जो कांग्रेस ने ही समर्थन दे करके पहली बार आपको सत्ता में बिठाई थी। उस समय तो 28 सीटें ही आप पार्टी को आ पाई थी ना, बाकी तो कांग्रेस के समर्थन से ही सरकार बनी थी। ठीक है, कुछ महीने के बाद ही फिर आप पूर्ण बहुमत से सत्ता में आ गई, जो 67 सीटें जीती, 62 सीटें जीती, लेकिन अहंकार कभी कभी उन्हें 22 सीटों पर भी ले आई। तो बिहार में भी तेजस्वी को इस ज़मीन को समझना होगा
केवल माई माई करने से नहीं होगा, उस समीकरण को भी समझना होगा कि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण और ओरिएंटेशन कांग्रेस की तरफ बढ़ा है। और इसमें देखिए, सीमांचल का इलाका हो चाहे सासाराम का हो, कांग्रेस अपने को साबित कर दी है। तो तेजस्वी कांग्रेस शायद अब दिल्ली के परिणाम से सीख लेंगे, हरियाणा के परिणाम से सीख लेंगे, और बिहार में मैं समझता हूं कि ये लोग अगर एकजुट होकर के लड़ते हैं तो लड़ाई कांटे की होगी, आमने सामने की टक्कर होगी। अगर ये लोग आपस में अगर इसी तरह से कि नहीं हम उनको 70 सीटें क्यों दे दें, हम अलग लड़ लेंगे, वो अलग लड़ लें, तो फिर एनडीए तो मजबूत है ही। परिणाम देने में एनडीए अपने को साबित कर देगी, इसमें कहाँ कोई दो राय है। लेकिन सर तेजस्वी यादव इस बात को मानेंगे, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर के सिर्फ एक ही चर्चा चल रही है कि वो उनका दिल्ली में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में पिछले दफ़े महागठबंधन ने जो है आरजेडी ने जो है 70 सीटें कांग्रेस को दी थी, जिसमें कम ही सीट, क्योंकि अगर कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा रहता तो वो आज सरकार में रहते। क्या इस बार तेजस्वी यादव उतना सीट देने में कामयाब रहेंगे या क्या लगेगा? देखिए, सीटों का गणित में हो सकता है कि कांग्रेस के साथ इनकी वार्ता हो एक दो ये में कि भाई पिछली बार आपको हमने 70 सीटें दी थी, आप 19 ही जीत पाए थे जी। अगर इस बार भी आप 70 की जीत पर अड़े रहेंगे और सीट अगर नहीं जीत पाते हैं तो फिर तो हम लोग सरकार बनाने से वंचित रह जाएंगे। लेकिन लोकसभा में वो कांग्रेस ने अपने को साबित किया ना, 99 सीटें जीत गई है देश में कांग्रेस, बिहार में 3 सीटें जीत गई है। अगर आरजेडी 4 सीटें जीती 24 सीट पर लड़ करके, तो आप इनको कितनी सीटें दी थी जिसमें ये 3 सीट जीत करके दिखा दिए। तो कांग्रेस की ज़मीन को कांग्रेस का भी प्रभाव है, इस बात को तेजस्वी जी को स्वीकार करना होगा, और कांग्रेस को भी इस बात को माननी होगी कि वैसे उम्मीदवार हमारे पास नहीं हैं जो एनडीए के उम्मीदवार को हरा सकते हैं। तो अगर थोड़ी कम सीटें भी मिलती है तो हमें तेजस्वी जी के साथ ही चुनाव में जाना चाहिए। तो दोनों को, तेजस्वी यादव को भी इस बात को समझ, इसलिए तो मैंने बाई इलेक्शन का उदाहरण दिया, बेलागंज का देख लीजिए, चाहे जहाँ से अजीत सिंह लड़े सुधाकर सिंह के भाई, वहाँ का देख लीजिए कैसे एम/बाई समीकरण दर का, मुस्लिम भी दर के और यादव भी दर के। अंबिका यादव के बेटे पिंटू यादव को लोगों ने वोट दे दिया, कहाँ यादव इंटैक्ट रहे, और मोहम्मद अमजद को भी लोगों ने बेलागंज में वोट किया। तो कांग्रेस के साथ आने से इनकी ताकत मजबूत होगी, और मैं समझता हूँ कि दिल्ली के चुनाव के बाद कांग्रेस को सीटों के हिसाब से आप जितना कम आंक लीजिए, लेकिन 6.2% वोट के हिसाब से तो कांग्रेस की ताकत को समझनी होगी। कभी कभी 1+1 2 हो या ना हो, लेकिन कभी कभी 1 और 1 2 अंक सामने हो जाते हैं तो 11 भी हो जाते हैं। शायद तेजस्वी यादव और कांग्रेस इस बात पर ज़रूर समीक्षा करेंगे, समीक्षा करके ही चुनाव में जाएंगे। अन्यथा एनडीए तो मजबूत स्थिति में है ही, उसमें कहाँ दिक्कत है। एनडीए तो कह रही है कि 225 सीट हम जीतेंगे और इनको हम 20 से 25 सीट पर सिमटा देंगे। शायद इसकी समीक्षा ये लोग करेंगे। वैसे राजनीति में गुना भाग पार्टियां करती हैं, गठबंधन में भी गुना भाग होता है। देखते हैं कौन सा तरीका ये लोग ईजाद करते हैं, साथ में लड़ते हैं या दिल्ली की तरह, हरियाणा की तरह अलग अलग लड़ते हैं। निश्चित तौर पे यही सवाल आपसे हमारा एक और रहेगा, क्योंकि बिहार में माले के साथ वो राजद का जो अभी संबंध है, जो गठबंधन है, वो बहुत बेहतर है कांग्रेस के अपेक्षा। लेकिन क्या अगर कांग्रेस बिहार में अकेले चुनाव लड़ती है तो इससे कितना नुकसान आरजेडी को हो सकता है? क्योंकि तेजस्वी यादव भले राहुल गांधी के साथ बैठ करके लंच या डिनर पार्टी कर रहे हों, लेकिन अंदरूनी जो चीज़ें हैं वो कुछ और बता रही है बिहार में। नहीं, देखिए, CPI-ML का स्ट्राइक रेट विधानसभा में अच्छा रहा था कि 19 सीटों पर वो चुनाव लड़े थे और 12 जीत गई थी। तो CPI-ML कहती है कि हर विधानसभा में हमारे 10,000 12,000 वोट हैं। लेकिन कांग्रेस को इतना कमतर करके, वो तो डिपेंड करता है उम्मीदवार पर ना। अगर कांग्रेस दलित उम्मीदवार पर दांव लगाती है, मुस्लिम उम्मीदवार पर दांव लगाती है, अगड़े उम्मीदवार पर दांव लगाती है, पिछड़े उम्मीदवार पर दांव लगाती है, तो आप तो नहीं ना जीत पाएंगे। कांग्रेस जीतेगी या नहीं जीतेगी अगर वो 243 पर लड़ जाती है तो। आरजेडी का, चूंकि दोनों का बेस वोट समझने की ये ज़रूरत है कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों का बेस वोट तो एक ही है। तो जब दोनों का बेस वोट एक ही है और आप अलग अलग लड़ेंगे तो जो बंटवारा होगा वो तो आपके बेस वोट में बंटवारा होगा। शायद आरजेडी इस बात को समझेगी, और लालू प्रसाद तो इसके बड़े माहिर खिलाड़ी हैं, इस बात को वो समझेंगे कि अलग लड़ने के क्या नुकसान होंगे और साथ लड़ने के क्या फ़ायदे होंगे। तो कांग्रेस अगर अलग लड़ेगी तो किसके बेस वोट में सिंधमारी होगी? आरजेडी के बेस वोट में सिंधमारी होगी।
ठीक है, CPI-ML के वोट इनके साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन CPI इतनी बड़ी ताकत के तौर पर थोड़े आ जाएगी कि वो इनको सरकार बनाने में मदद कर देगी या इस सरकार बनाने में सहयोग कर देगी। आज भी कांग्रेस राष्ट्रीय फलक पर, राज्य के फलक पर उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम में उसकी स्वीकारिता है, वो राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर स्थापित है। आज भी दलित, आज भी मुस्लिम तो तेलंगाना में, कर्नाटका में पूरी तरह से कांग्रेस के तरफ ओरिएंटेड हो गए और वहाँ इनकी अपनी सरकार बन गई। बिहार में भी मुस्लिम मुखातिब हो गए हैं कांग्रेस की तरफ। आरजेडी के साथ तो इसलिए ये खड़े रहते हैं कि लगता है कि आरजेडी ही बीजेपी को हराएगी। अगर लग जाएगा कि कांग्रेस के उम्मीदवार भी बीजेपी को हरा सकती है, तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम वोट कांग्रेस के तरफ शिफ्ट नहीं कर सकती है, शिफ्ट कर सकती है। शायद तेजस्वी जी ऐसा रिस्क नहीं लेंगे कि कांग्रेस को अलग थलग होने देंगे या अलग से चुनाव लड़ने के लिए मौका देंगे, क्योंकि बेस वोट का बंटवारा कोई भी गठबंधन नहीं करना चाहती है। थोड़ा और हम लोग इंतज़ार कर लें कि दिल्ली के चुनाव के बाद इनकी प्रतिक्रिया क्या आती है। हाँ, पोस्चरिंग होगी, पार्टियां पोस्चरिंग करती है ताकि सीटों का दबाव कम से कम हम पर बने। कांग्रेस पोस्चरिंग करेगी कि अगर हमें सम्मानजनक सीटें नहीं देंगे तो हम अलग लड़ लेंगे चुनाव। पोस्चरिंग होगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर समझ रहा हूं कि दोनों साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। एक सवाल इससे और रहेगा कि क्या लग रहा है कि वैसे चुनाव तो अन्य राज्यों में हुआ, बिहार छोड़ कई राज्यों में चुनाव हुए, विपक्ष को एक बड़ा सबक है ये चुनाव दिल्ली का? इसमें क्या दो मत है। जो भारतीय जनता पार्टी 240 पर सिमट गई थी लोकसभा में, वो भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतते जा रही है। वो जीत गई हरियाणा, वो जीत गई महाराष्ट्र, वो जीत गई दिल्ली। दिल्ली के बारे में तो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि अपराजेय है, दिल्ली को तो कोई हरा ही नहीं सकता है। और वो दिल्ली के दुर्ग को भी अगर भाजपा ने भेद दिया तो इसमें कहाँ दो मत है कि विपक्ष के सामने एक अब तो बड़ी निराशाजनक स्थिति है। चूँकि मिडिल क्लास के लोगों ने इस बात को समझा। केवल आप विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि केंद्र का सहयोग नहीं मिल रहा है, केंद्र पैसा नहीं दे रही है, लेकिन जमुना साफ़ करना केवल केंद्र की जिम्मेवारी नहीं थी। आप एक बोतल पर एक बोतल शराब फ्री की बात कर करके कौन सी स्कूलें आप खोल रहे थे दिल्ली में भाई? वहाँ की टूटी सड़कें, सीवरेज में डूबती हुई दिल्ली का दृश्य लोगों ने नहीं देखा था क्या? तो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी पार्टी और भ्रष्टाचार में ही लिप्त दिखाई पड़ती है। तो मैं मानता हूँ कि विपक्ष के लिए एक बड़ा सबक है। अगर विपक्ष इससे सबक नहीं लेगा, केवल आप विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि मुझे इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, उस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, तो कभी कभी जनता इससे ऊब जाती है और कहती है कि ठीक है, आप अपना विक्टिम कार्ड खेलते रहिए, हम कहीं और सोचेंगे। तो दिल्ली में दलितों ने, मुस्लिम ने, अब मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बीजेपी चुनाव जीत जाती है दिल्ली में, कहीं ना कहीं से मुस्लिम वोट भी तो मिला है इनके उम्मीदवारों को, तभी ये जीत पाती है। तो विपक्ष जरूर इस पर मंथन करेगी कि अब हम विक्टिम कार्ड ना खेल करके एक ब्लूप्रिंट जारी करें। तो मुद्दे क्या होंगे बिहार में अगर विपक्ष? देखिए, मुद्दे तो अभी तो तेजस्वी जी ने डिस्कोर्स में लाया है ना, माई बहन योजना कि हम 2500 रुपया महिलाओं को देंगे। पिछली बार का नैरेटिव इन्होंने बनाया था कि नौकरी देंगे, और उस नौकरी पर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में मैंडेट बिहार की जनता ने दिया। 74 सीटें जीत गए थे तेजस्वी अपने दम पर। इस बार माई बहन योजना लेकर के आए हैं महिलाओं को लेकर के, लेकिन नीतीश कुमार कौन सा कार्ड खेलेंगे? चूँकि साइकिल योजना, पोशाक योजना, 50% रिजर्वेशन, 35% महिलाओं को नौकरी में रिजर्वेशन, ये तो चीज़ें एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट हैं। तो अगर जिस तरह से दिल्ली में भाजपा ने अरविंद केजरीवाल का ही कार्ड खेला कि आप फ्रीबी पर जाएंगे तो हम भी फ्रीबी पर जाएंगे, अगर आप 1100 देंगे हम 2100 रुपया देंगे, तो अभी तो माई बहन योजना लेकर के ही आए हैं। देखना होगा कि और कौन कौन से मुद्दे को उछालते हैं। फ्री बिजली की बात ये कर रहे हैं, दो नैरेटिव तो बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं। आगे देखते हैं कि इनके मुद्दे क्या होंगे, कौन सा मुद्दा डिस्कोर्स में आ जाता है। जैसे नौकरी का मुद्दा एक डिस्कोर्स में ज़रूर तेजस्वी ले आए थे, इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। तो क्या इस बार के मुद्दे डिस्कोर्स में कोई वैसे होंगे जो जनता को अपील करेगी कि नहीं, ये इंडिया गठबंधन ही ऐसा कर सकती है? तो अगर वो डिस्कोर्स में, जैसे राहुल गांधी बार बार बिहार आ रहे हैं और वो जाति की बात करते हैं, संविधान बचाओ की बात करते हैं, लेकिन ये मुद्दे डिस्कोर्स में नहीं आ पा रहे हैं। अगर डिस्कोर्स में आता तो चुनाव परिणाम में दिल्ली में दिखता, ऐसा कुछ तो डिस्कोर्स में आया नहीं। तो बिहार में इंतज़ार करना होगा कि इनके मुद्दे डिस्कोर्स में क्या होंगे। और एक अंतिम बात मैं ये बताना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर ने एक फ़ोटो सेशन करके बिहार के एनडीए सांसदों को मैसेज दिया कि जाइए बिहार, दिल्ली छोड़िए
और वहाँ जा कर के केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताइए कि पिछले बजट में 59,000 करोड़ और इस बार के बजट में मखाना बोर्ड से लेकर के कोसी कैनाल से लेकर के और जो फूड और ये जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हमने दिया, फूड एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट दिया है, इसकी बात कीजिए कि देश में 2 था पहले से, हरियाणा और तमिलनाडु में, बिहार तीसरा राज्य बना। मखाना बोर्ड से बिहार की कौन कौन से भविष्य संवरेंगे, इंटरनेशनल मार्केटिंग कैसे होगी, मैकेनाइजेशन कैसे होगा, आधुनिक मशीनों का प्रयोग कैसे होगा और किसानों में खुशहाली कैसे आएगी। वो बंजर ज़मीन जो कोसी का इलाका है जहाँ केवल गाद भरा हुआ है, जब वहाँ हरियाली आएगी तो लोगों में कैसी खुशी होगी। ज़रा जाके बताइए उन तटबंधों पर ज़िंदगी जीने वाले लोगों का कि उनके सुबह और शाम का कोई भरोसा नहीं होता है कि शाम की थाली में रोटी रहेगी या नहीं रहेगी। तो टास्क तो दे दिया, बीजेपी तो अपने एजेंडे पर आ गई, या एनडीए कह लीजिए, इनके 5 गठबंधन के लोग पूरा बिहार घूम रहे हैं, लेकिन इनका जो इंटैक्ट है वो इंडिया दिख नहीं रहा है। देखते हैं डिस्कोर्स में कौन सा मुद्दा लेकर के इंडिया गठबंधन आती है जिस पर जनता ठहर पाती है या नहीं ठहर पाती है।